ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा सिंह जी, रेडियो इंडिया के प्रोग्राम खबरसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। और गौरव जी, आज के दिन दिवाली की दिन है, तो मेरे तरफ से, मेरे परिवारजनों की तरफ से, रेडियो इंडिया की तरफ से आप सभी सुनने वालों को आज ये दिवाली का महाउत्सव सबके लिए बहुत शुभ हो और आने वाला नया साल मंगलमय हो गौरव जी। और गौरव जी, न्यूज प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं हेडलाइन से। और रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि 2 ही दिनों में 26 तारीख को जो वेडनेसडे को है, शायद बैंक ऑफ कनाडा एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, इसमें कोई शक नहीं है। और बैंक ऑफ कनाडा ने और कुछ कहा ही नहीं, इतना ही कि हाँ, हम रेट जरूर बढ़ाएंगे और शायद जितने रेट से, जितने परसेंटेज से पहले बढ़ाए थे उससे ज्यादा भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हम इन्फ्लेशन का सामना करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को रोकना चाहते हैं। उधर फेडरल एनडीपी के लीडर जगमीत सिंह का कहना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जगमीत सिंह की इस बारे में कोई, इस इशू पर कोई उनकी एक्सपीरियंस नहीं है गौरव जी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूनाइटेड किंगडम के नया प्रधानमंत्री शायद आज एक एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो जाए, यानी कि ऋषि सुनक शायद प्रधानमंत्री बन जाए आज शाम तक गौरव जी। और खबरों में ऐसा बतलाया जाता है गौरव जी कि ब्रिटिश कोलंबिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत ही स्ट्रोंग है, यानी कि ऐसा बतलाया जाता है कि सभी आ, कनाडा के सभी प्रोविंसेस से सबसे स्ट्रोंग इकोनॉमी जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया की है। और गौरव जी, एनडीपी के नए लीडर, बीसी एनडीपी के नए लीडर, माफ करना, और बीसी के नए प्रीमियर डेजिग्नेट डेविड ईबी का कहना है कि वे ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो ये छोटे मोटे क्राइम होते रहते हैं उनको रोका जाए। उन्होंने कोई नई स्ट्रेटेजी अपनाने की वादा की है गौरव जी। गौरव जी, कई यूक्रेनियन के बच्चों का कहना है कि रशियन ट्रूप्स ने जबरदस्ती उन्हें उनके घर से, यानी कि यूक्रेन से लेकर रशिया ले गए और वहां पर ले जाकर उन्हें फोस्टा होम्स में रखा और जो लोग बच्चे अडॉप्ट करना चाहते थे उनको दे दिया गौरव जी। इंडिया के एक विलेज में जो गुजरात में है गौरव जी, वहां पे सारा विलेज, सारा गांव सोलर पावर से चलता है। अगर समेरा इस बारे में हम बातचीत करेंगे गौरव जी। और खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि रियल स्टेट की मार्केट ब्रिटिश कोलंबिया में और कनाडा में नीचे जा रही है और जाते ही रहेगी आने वाले महीनों में। और अगर बैंक ऑफ कनाडा की इंटरेस्ट रेट एक बार फिर से नीचे गई जैसा एक्सपेक्टेड है वेंसडे को, तो रियल एस्टेट मार्केट को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और इंडिया ने एक इतिहास क्रिएट किया है, हिस्ट्री क्रिएट की है गौरव जी। और मैं क्रिकेट की बात ही कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया ने पहली बार, एक्चुअली दूसरी बार, उन्होंने अपनी आईएसआरओ की एक हेवी रॉकेट को आसमान में उड़ाया है। साथ साथ में वहां पर इस रॉकेट में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि 36 इंटरनेट सैटेलाइट साथ इस रॉकेट पे थे, जिसे आसमान में ले जाकर दुनिया के ऑर्बिट में ये इंडिया के आईएसआरओ के ये रॉकेट को इस रॉकेट ने ले जाकर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को रखा। गौरव जी, यहाँ पर एक कंपनी है, इसका नाम है वन वेब, जिन्होंने आईएसआरओ को 1000 करोड़ रुपीस पे किए हैं उनके 72 इंटरनेट सैटेलाइट्स को आसमान में ले जाने के लिए गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड की। तो बोरिस जॉनसन तो वापस आ गए थे अपनी छुट्टियों से, लेकिन बाद में क्या हुआ? आपको उम्मीद है कि ऋषि सुनक इस बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? गुरु जी, मुझे पूरा उम्मीद है, लेकिन एक बात ख्याल में रखिए, एक कैवियट है। कैवियट ये है कि पिछले बार भी ऋषि सुनक शुरुआत में लीडिंग कैंडिडेट थे, लेकिन आखिर में वे लिस्ट से हार गए थे। लेकिन शायद इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शायद आज शाम तक
ऋषि सोनक ही इकलौता कैंडिडेट, द ओनली कैंडिडेट बचेंगे गौरव जी, क्योंकि हाँ, बोरिस जॉनसन पिछले वीकेंड को अपने कैरेबियन में वे हॉलिडे मना रहे थे जब लिज ट्रस ने इस्तीफा दी, तो वे वहां से अपने हॉलिडे छोड़कर भागे भागे, वेकेशन छोड़ के भागे भागे वापस आए, ये कहे कि मैं भी फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तो गौरव जी, कंजर्वेटिव पार्टी, यूनाइटेड किंगडम के कंजर्वेटिव पार्टी के एक रूल है, ये रूल उनकी ये है कि अगर आप ऑफिशियल तौर पे कैंडिडेट बनना चाहते हो तो आपको 100 एमपीज की सपोर्ट होनी चाहिए, पटिशन होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, एक कम से कम 100 कंजर्वेटिव एमपीज की। ऋषि सोनक के पास गौरव जी 140 140 सिग्नेचर्स है एमपीज के अभी तक, और शायद अब आज शाम तक और भी बढ़ जाए। और गौरव जी, बोरिस जॉनसन के पास केवल 42 ही थे, 42 एमपीज ने उनको सपोर्ट करने का वादा किया था। इसीलिए शनिवार के रात, देर हुए रात को बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक के बीच एक मीटिंग हुई, और मीटिंग के बीच उन्होंने कुछ बातचीत की। ऐसा विश्वास किया जाता था कि बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक कुछ डील बनाने जा रहे थे, लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि गौरव जी की बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक से कुछ वादा कराने की कोशिश की, कुछ प्रोमिसेस मांगे। उनका ये कहना है कि मैं अपने जो 42 एमपीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो आपको ये करना होगा, वो करना होगा। और गौरव जी, कोई ऑफिशियल तौर पे कोई प्रोमिसेस नहीं किए गए हैं, लेकिन दोनों लीडर्स के बीच मीटिंग हुई, जिसके बाद कुछ घंटों बाद एतवार के सुबह बोरिस जॉनसन ने ये घोषणा की कि वे रईस से बाहर हो रहे हैं। यानी कि उन्होंने तो रईस में एंटर ही नहीं किया था, क्योंकि उनकी 100 एमपीज की सपोर्ट नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मैं रईस से बाहर हो रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लीडर बने कंजर्वेटिव पार्टी के लिए अच्छी हो। और हमें, उनका कहना है, उन्होंने ये कहा कि लीडर होना, नेता होना एक पार्टी की उतनी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी यूनाइटेड होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि अगर आपकी साथ पार्टी नहीं है, आपकी साथ पार्टी यूनाइटेड नहीं है, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो इसका मतलब ये होता गौरव जी कि शायद बोरिस जॉनसन ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो केवल 42 एमपीज है, और उन्होंने ये भी कहा कि आगे चलकर शायद मेरे पास 100 एमपीज हो जाते। लेकिन उन्होंने कहा, मैं ये नहीं चाहता कि पार्टी में डिसयूनिटी हो, पार्टी थोड़े थोड़े बात में पार्टी के बीच में लड़ाई हो जाए, पार्टी कैंडिडेट्स के बीच में लड़ाई हो गौरव जी। और आपको मालूम रहे कि बोरिस जॉनसन को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा, जब पार्टी के कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने ये धमकी दी थी कि वे उन्हें खुलेआम, उनके खिलाफ उन्होंने बगावत करके ये कहा था कि उन्हें हटा देंगे। और एक और कैंडिडेट है गौरव, जो भूतपूर्व मिनिस्टर है, उनका नाम है पेनी मोर्डेंट। पेनी मोर्डेंट पहले भी कैंडिडेट रह चुकी है, और अभी उनके पास केवल गौरव जी केवल 20 एमपीज की सपोर्ट है। और आज शाम तक अगर उनके पास 100 एमपीज, यानी कि 80 और एमपीज उनके साथ नहीं आए गौरव जी, तो वे ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि ऋषि सोनक एकमात्र कैंडिडेट रहेंगे, और वे यूनाइटेड किंगडम के कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर बन जाएंगे, और यूनाइटेड किंगडम के प्रधान बन जाएंगे, माफ करना, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उमेद्रा जी, रूस यूक्रेन से खबर है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि बच्चों को रशिया में ले जाकर उनको अडॉप्ट करने के लिए जबरदस्ती की गई। हाँ जी, गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है, कुछ जर्नलिस्ट ने, कुछ प्रेस वालों ने ऐसे बच्चों को ढूँढ निकाले हैं जो रशिया में भी हैं, और वे रशिया से वापस अपने घर यूक्रेन आना चाहते हैं। उनका ये कहना है गौरव जी कि रशियन सैनिकों ने और रशियन ऑफिशियल्स ने ज़बरदस्ती उन्हें किडनैप करके उन्हें उनके घर यूक्रेन से डिपोर्ट किया रशिया, और रशिया में उन्हें कई जो फोस्टर होम्स है वहां पर ले जाकर रखा। अच्छा, और कई ऐसे पेरेंट्स है जो गौरव जी बच्चे अडेप्ट करना चाहते थे, उनको वहां पर ले जाकर उन पेरेंट्स को दे दिए, और उनसे कहे कि इनको रशन सिखाओ, इन्हें रशन बनाओ। और गौरव जी, इस बच्चों का कहना है कि वे वापस अपने घर आना चाहते हैं गौरव जी। ये बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है, और इनकी फोटोज भी है गौरव जी।
ऐसा बताया जाता है कि ऑर्फनेज में भी जितने बच्चे थे ऑर्फनेज में यूक्रेन में उन इलाकों में जहाँ पर रशियन आर्मी थी, उन्होंने वहाँ से बच्चों को ऑर्फनेज से हटाकर ले जाकर रशिया में रखा है। उन्हें वे रशियन बनाना चाहते हैं, बाद में उन्हें रशियन सिखाकर रशियन बना के वापस यूक्रेन भेजेंगे गौरव जी। बच्चों का कहना है कि वे इस बात से बहुत ही अपसेट हैं कि उन्हें उन्हें उनके घर से निकाला गया है। प्रेस वालों ने एक 14 वर्षीय लड़की से बातचीत की जिन्होंने प्रेस वालों को ये बतलाया गौरव जी, और कि उन्हें किस तरह से ज़बरदस्ती उनके घर से यूक्रेन से रशा लाया गया और लाकर उन्हें गौरव जी वहाँ पर किसी पेरेंट्स को किसी रशियन फैमिली को दे दिया गया और उनसे ये कहा गया कि इनको आप रखो और आपको सरकार पैसे देगी। और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि रशियन सरकार ने वहाँ पर यानी कि रशिया में कानून को जल्दी से जल्दी बदल दिया जिससे कि यूक्रेन के बच्चों को रशियन पेरेंट्स गौरव जी एडॉप्ट कर सके। और गौरव जी अगर इस बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ पे युद्ध चल रहा है, और अभी एक प्रिजनर एक्सचेंज हुई है यानी कि वे लोग जो बंदी बनाए गए हैं ये रशिया द्वारा और यूक्रेन द्वारा उन्होंने प्रिजनर एक्सचेंज की बंदियों की एक्सचेंज की जिससे कि रशियन बंदी जो यूक्रेन में उन्हें रशिया को दे दिया गया और रशिया में जो यूक्रेनियन बंदी हैं उन्हें यूक्रेन भेज दिया गया। और गौरव जी 108 महिलाओं को यूक्रेनियन महिलाओं को रशियन ने इस प्रिजनर एक्सचेंज में छोड़ा है और ये महिलाएं जब वापस आई तो उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक द्वारा टोचा किया गया, किस तरह उन्हें हैमर द्वारा मारा गया और उनके हाथ पांव तोड़े गए और किस तरह से उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया। उन्हें खाने के लिए खाना भी नहीं दिया गया कई दिनों तक गौरव जी, और रशा ने उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया और टोचा किया और उनका ये कहना है कि वे इस एक्सपीरियंस से बहुत ही अपसेट हैं। लेकिन उनका कहना है कि वे नहीं चाहते रशा जैसी देश जो इस तरह से महिलाओं की तरह के साथ पेश आती है कि वे उनके देश टेक ओवर कर ले। इसलिए वो लड़ाई करने के लिए एक बार फिर से तैयार हो गए हैं गौरव जी। सुमित्रा जी, कनाडा के जरिए एक गुजरात की फैमिली थी जो अमेरिका में एंटर करना चाहती थी और सारे परिवार की मौत हो गई थी। उसी मामले में हमने पिछले दिनों एक खबर पड़ी थी कि आरसीएमपी एक व्यक्ति को अमेरिका में ढूंढ रही है जो साउथ एशियन है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी आरसीएमपी ने उसके बारे में कुछ वीडियोस जारी किए हैं कि वे फैमिली कैसे कनाडा में प्रवेश हुई। हाँ जी, आरसीएमपी ने कुछ सर्विलेंस वीडियोज़ रिलीज़ किए हैं इस माइग्रेंट फैमिली की कि वे किस तरह से टोरंटो पहुँचे और फिर टोरंटो से वे किस तरह से मैनिटोबा पहुँचे गौरव जी। वे जानना चाहते हैं कार जो वीडियो में आ रही है वो कौन से ये कार है और किसने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। और गौरव जी इसमें जैसे कि आपने कहा कि एक साउथ एशियन व्यक्ति है जिन्हें वे ढूँढ रहे हैं वो शायद कोई किस तरह ये सीनियर स्मगलर हो जिसने ये अरेंज की है गौरव जी। गौरव जी आपको मालूम रहे ये फैमिली जो है ये बहुत ही दर्दनाक स्टोरी थी गौरव जी कि किस तरह से ये परिवार जो है जगदीश कुमार वैशाल बहन माफ करना, उनकी पत्नी विहांगी और उनके दो बच्चे धामिक, और छोटा सा बच्चा था एक शायद 2 साल का उनका बेटा था, दो बच्चे और पति-पत्नी उनकी लाश पाई गई थी मैनिटोबा बॉर्डर के पास जनवरी 12 तारीख को गौरव जी 2022 में जब वो क्रॉस कर रहे थे। और माफ़ करना जनवरी 12 तारीख 2022 को वो टोरंटो एयरपोर्ट पे उतरे इंडिया से आए हुए थे और वहाँ से किसी ने उसे उठाकर गौरव जी लेकर 2:30 पीएम उन्हें उठाकर लेकर वहाँ से गया। वीडियो में ये दिखाई देता है वहाँ से लेकर वे कहाँ गए ये जानने की कोशिश आरसीएमपी कर रहे हैं। कॉर्पोरल जूली क्रोशेन गौरव जी आरसीएमपी के कॉर्पोरल जूली क्रोशेन का कहना है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं डिटरमिन करने के लिए कि ये फैमिली किस तरह से टोरंटो से एमएसएन पहुंचे जो छोटा सा शहर है मैनिटोबा बॉर्डर पे और किसने उन्हें मदद किया गौरव जी। वो ये जानना चाहते हैं कि जनवरी 15 से लेकर जनवरी 19 तक वे कहाँ पर थे और किस तरह से वे टोरंटो से 2000 माइल्स के सफर करके टोरंटो से वे एमएसएन मैनिटोबा किस तरह से पहुंचे। आरसीएमपी का कहना है कि हम जानते हैं कि कुछ लोगों ने इन्हें मदद किया है और ये हम जानना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं और अगर किसी के पास कोई टिप्स है और इन्फॉर्मेशन है वे उन्हें आरसीएमपी तक पहुंचाएं।
गौरव जी, आरसीएमपी की ये मांग है। आरसीएमपी का कहना है कि इस ये परिवार ने इंडिया से कनाडा आए और ये उनकी जिस तरह का इनका ट्रिप था, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रिप था और एक बहुत वेल रन ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क का ये काम लगता है। उन्हें ये विश्वास किया जाता है कि जो भी मैसेजेस किए गए वो सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशंस में भेजे गए, गौरव जी। ये पटेल फैमिली जो थी, गौरव जी, उसको किसने पिकअप किया टोरंटो एयरपोर्ट पर, ये भी पता नहीं चला। किस तरह से वे टोरंटो से एमएसएन मैनिटोबा पहुंचे, क्या बस में गए, कार में गए या रेल में गए या प्लेन में गए, ये अभी भी पता नहीं चला। अभी भी इंक्वायरी चल रही है। पुलिस का कहना है, आरसीएमपी का कहना है कि उन्हें ये विश्वास है कि एक साउथ एशियन आदमी जो शायद अभी यूनाइटेड स्टेट्स में है, पुलिस का आरसीएमपी का विश्वास है कि इस आदमी ने शायद ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है। गौरव जी, ये बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये आसान बात है कि ये फैमिली जो है एक गुजरात के छोटे से गांव में रह रहे थे, इनके पास उतने पैसे भी नहीं थे। कैसे ये गुजरात से टोरंटो पहुंचे, किसने वीजा की एप्लीकेशन की, कहाँ पर वीजा अप्रूव हुआ, ये सब जानना तो बहुत ही आसान होगा क्योंकि ये सब सरकारी काम है। ऐसे ही इन लोगों को वीजा नहीं मिल जाता, गौरव जी। अगर आप जानते हो, अगर इंडिया से कोई आना चाहता है, पाकिस्तान से, फिजी से आना चाहता है, इतनी आसानी से वीजा नहीं मिलता, इतनी आसानी से विजिटर्स वीजा भी नहीं मिलता, गौरव जी। आरसीएमपी ने ये नहीं कहा कि इस परिवार को किस तरह का वीजा मिला था, विजिटर्स वीजा था या स्टूडेंट वीजा था या वर्क वीजा था। किसी भी तरह का वीजा मिलना हो, गौरव जी, तो सपोर्ट होना चाहिए। अगर कोई विजिटर यहाँ पर आना चाहता है तो वो ये कहते हैं कि हमारे परिवारजन कनाडा में रह रहे हैं, किस तरह का वीजा मिला, किसने सपोर्ट लेटर दिया आरसीएमपी को, ये जानना बहुत ही जरूरी है। और आरसीएमपी का कहना है उनकी इंक्वायरी अभी भी जारी है, गौरव जी, वे इस बारे में भूल नहीं गए हैं और वे ये जानना चाहते हैं कि कौन से लोग इस ह्यूमन स्मगलिंग केस में इन्वॉल्व है। जी, उमेंद्रा जी, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम अंत में देखेंगे। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कैनेडियंस को इस रिसेशन के डर की वजह से एक और बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट हाइक देखना पड़ रहा है। उसके साथ साथ इस बारे में एनडीपी के लीडर जगमीत सिंह जी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और कहा है कि सरकार और बहुत कुछ कर सकती है। तो क्या क्या कहना है उनका? गौरव जी, बैंक ऑफ कनाडा का कहना है कि वे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे वेंसडे को, इस आने वाले वेंसडे को, 26 अक्टूबर को। और बैंक ऑफ कनाडा ने हमेशा यही कहा है पिछले 6-7 महीनों से, जब से उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया है, कि वे इंटरेस्ट रेट बढ़ाते ही रहेंगे। और गौरव जी, उनका विश्वास है, यानी कि बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर है टिफ मैकेलन और उनके जो सीनियर स्टाफ है, उनका ये विश्वास है, गौरव जी, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से वो इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं। लेकिन कई और लोगों का कहना है कि अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो रिसेशन शायद आ जाएगा। आरबीसी, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा के सीनियर इकोनॉमिस्ट, गौरव जी, नेथन जॉनसन का कहना है कि बैंक ऑफ कनाडा अगर रईस इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, की इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे आधा परसेंटेज पॉइंट से या 3/4 परसेंटेज पॉइंट से, लेकिन बढ़ाएंगे जरूर। और आरबीसी का ये विश्वास है कि शायद वो कम या आधा परसेंटेज पॉइंट से रेट बढ़ाएंगे। और गौरव जी, पिछले 2 बार बैंक ऑफ कनाडा ने, रॉयल बैंक ऑफ, माफ करना, बैंक ऑफ कनाडा ने 0.75 से 3/4% से रेट बढ़ाया था। लेकिन गौरव जी, कई लोगों का ये भी विश्वास है कि शायद बैंक ऑफ कनाडा 1% से, पूरा 1% से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, जिससे कि हमारे जो लैंडिंग है, जो बैंक्स हो गए, क्रेडिट यूनियंस हमें जिस रेट पर लोन देते हैं, मॉर्गेजेस देते हैं, वो और भी ज्यादा हो जाएगा। और गौरव जी, जॉनसन का कहना है कि ये बहुत ही क्लियर है कि बैंक ऑफ कनाडा ये चाहती है कि अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। ये वेंसडे को जो ये अनाउंसमेंट होगा, गौरव जी, ये 6th consecutive समय होगा, यानी कि छठा बार होगा कि बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट बढ़ान इस साल इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, जिससे कि वे ये इन्फ्लेशन जो बहुत ही ऊंचा था उसका सामना वे कर सके। गौरव जी, पिछले बार हमने बात की थी, शायद 2 हफ्ते हुए, कि इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा कम हो गया है, 7% से शायद कम होकर 6.9% हो गया। लेकिन बैंक ऑफ कनाडा का ख्याल है कि जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी कनाडा को थ्रेटन कर रही है। पिछले हफ्ते, गौरव जी, फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टा फ्रीलैंड, जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, उन्होंने थोड़ा कुछ इकोनॉमी के बारे में जो अपनी
बातचीत थोड़ा-सा बदला था और उन्होंने कनाडा की स्ट्रॉन्ग जो इकॉनमी है, इकोनॉमिक पैंडेमिक के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी है, उसका सराहना की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अभी भी कैनेडियंस के लिए टफ टाइम्स या हार्ड टाइम्स आ गए हैं। मोर्गेज पेमेंट्स विल राइज़, बिज़नेसेस विल नो लॉन्गर बी बूमिंग, फ्रीलैंड ने कहा, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल नो लॉन्गर बी एट इट्स रिकॉर्ड लो। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से हम ये सब कुछ रोक सकते हैं। यानी कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उनका कहना है कि हमारे जो एम्प्लॉयमेंट रेट है पहले बहुत कम था, अब ऊँचा हो जाएगा, यानी कि और लोग बेरोज़गार हो जाएँगे, उनकी नौकरी नहीं रहेगी कई लोगों के पास, और बिज़नेसेस बूम नहीं हो रहे होंगे, और उनका ये भी कहना है कि मॉर्गेज पेमेंट्स ऊपर जाएगी। वो उनका उन लोगों की वो मॉर्गेज पेमेंट्स जिसकी फिक्स टर्म मॉर्गेज नहीं है, उनकी मॉर्गेज ऊपर चली जाएगी गौरव जी, और जो लोग मॉर्गेज रिन्यू कर रहे हैं, उनका रेट भी ऊपर जाएगा। और गौरव जी, इंटरेस्ट रेट का ये जो निर्णय डिसीजन है, बैंक ऑफ कनाडा का कहना है एक अपडेटेड इकोनॉमिक प्रोजेक्शन वो वेडनेसडे को देने जा रहे हैं, जिसमें ऐसा विश्वास किया जाता है कि पिछले 4 महीनों में क्या हुआ, वो कहेंगे गौरव जी। और जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रही है, इससे लोग बहुत ही अपसेट हैं, क्योंकि कई लोगों का कहना है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ना केवल उनकी मॉर्गेज रेट ऊपर जाते हैं, और भी जो लेंडिंग है का क्रेडिट कार्ड्स की रेट है, सभी कुछ ऊपर जा रहे हैं। और इसी दौरान गौरव जी, जो फेडरल एनडीपी के लीडर है जगमीत सिंह का कहना है कि देयर इज नो मेरिट बैंक इन टू बैंक ऑफ कनाडा के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में कोई मेरिट नहीं, यानी कि उनका कहना है कि बैंक ऑफ कनाडा के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से और सारे बैंकों की क्रेडिट यूनियंस की बोरोइंग रेट बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पास एक चिट्ठी लिखी है, और इस चिट्ठी में उन्होंने प्रधानमंत्री से ये मांग की है कि चिट्ठी उन्होंने प्रेस वालों से भी शेयर किया है, उसमें उन्होंने ये मांग की है कि बैंक ऑफ कनाडा को इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। और गौरव जी, वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कैनेडियंस का कुछ फ़ायदा होगा या नहीं? और उनका कहना है कि जो आम कैनेडियंस हैं, उनको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और उनका कहना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से केवल आम कैनेडियंस, एवरेज कैनेडियंस को इससे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन गौरव जी, जैसे कि आपको मालूम है, सभी को मालूम है, जगमीत सिंह तो एक लॉयर हैं, उनके पास इकोनॉमी के बारे में या कुछ बैकग्राउंड नहीं है, कुछ स्टडी उन्होंने नहीं किया है, और वे ये नहीं कह रहे हैं कि उनके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है या उनके जो कैबिनेट में जो उनकी जो शैडो कैबिनेट है, उसके जो वो फाइनेंशियल स्पोक्सपर्सन है, वो इस बारे में कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों जगमीत सिंह इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। और गौरव जी, ये आप कह सकते हैं या कोई भी कह सकता है कि जस्टिन ट्रूडो के पास उतनी ताकत नहीं कि वह बैंक ऑफ कनाडा को तुरंत ही रोक सके, और शायद वे रोकना चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि वे शायद जगमीत सिंह की जो ये सलाह है उसको वे सुनेंगे नहीं, उनके चिट्ठी के वे शायद जवाब भी नहीं देंगे। और हम ये समझ सकते हैं कि इस वेडनेसडे को गौरव जी, चाहे जगमीत सिंह कुछ भी कहे, बैंक ऑफ कनाडा की इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगी। जी। उमिंद्रा जी, शुक्रवार को हैंडगन्स पर जो बैन था वो शुरू हो गया है, ऑफिशियली शुरू हो गया है, कानून भी बन जाएगा। प्रधानमंत्री खुद ही अपनी शाबाशी भी कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन ये तो है लीगल गन्स की बात। इलीगल गन्स के बारे में क्या सोचना है इन सब का? और जी, कई इलीगल गन्स जो हैं यहाँ पर वो क्रॉस द बॉर्डर से आ रहे हैं, और यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, हैंडगन्स बेचे जा रहे हैं और ट्रेड किए जा रहे हैं गैंग्स द्वारा गौरव जी। और इस बारे में सरकार क्या कर रही है, लोग ये सवाल उठा रहे हैं गौरव जी, और सवाल उठाए जा रहे हैं, और लोग पूछ रहे हैं कि हुआ क्या करेंगे, जो लीगल गन्स है उससे उतनी प्रॉब्लम तो होती नहीं है, तो आप लीगली गन्स ना खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं। हैंडगन्स की हम बात कर रहे हैं, राइफल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हैंडगन्स की बात कर रहे हैं। लेकिन गौरव जी, लोग ये सवाल कर रहे हैं, चलो ठीक है, आप जो लीगल गन्स हैं उसको रोक रहे हैं, जो ज़्यादातर क्राइम हो रहा था वो लीगल गन से तो होता नहीं है। ज़्यादातर जो क्राइम होता है वो इलीगल गन से होते हैं, जो गन को स्मगल करके कनाडा में लाकर बेचा जाता है। उसको कैसे सरकार रोक रही, क्या कर रही है इस बारे में हमारे जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने कुछ कहा नहीं है गौरव जी, केवल यही कहा है कि हम तो बहुत खुश हैं कि हमने लीगल गन्स की
ट्रेड में रोक लगा दी है, ना तो आप लीगल गन्स खरीद सकते हैं, ना तो बेच सकते हैं। लेकिन गौरव जी, इससे देश का क्या फ़ायदा होगा? और ये जो रेगुलेशंस लाए गए हैं, जो पिछले शुक्रवार को जैसे कि आपने कहा, ये नए कानून इफ़ेक्ट हुआ है, जिससे कि हैंडगन की बेचने और खरीदने में फ्रीज़ किया गया, और ये तो लीगल गन है गौरव जी, और इलीगल गन से ही ज़्यादा क्राइम जो होता है वो इलीगल गन से होता है। और गौरव जी, कई लोगों ने ये जो फ्रीज़ है उसकी निंदा की है, ज़्यादातर अल्बर्टा में, जहाँ पर फार्मर्स का तथा और लोगों का कहना है कि उनके गन कंट्रोल मेजर से वे खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको अपने फार्मिंग इलाके में उनको गन्स की ज़रूरत है। वी हैव फ्रोज़न द मार्केट फॉर हैंड गन्स इन द कंट्री, ट्रूडो ने एक प्रेस रिलीज में कहा, प्रेस स्टेटमेंट में कहा, माफ करना, सरी में उन्होंने ये कहा पिछले शुक्रवार को, जिसमें कई फैमिली मेंबर्स जो गन वायलेंस के विक्टिम्स थे और एडवोकेट्स वहां पे थे गौरव जी। एज वी सी गन वायलेंस कंटिन्यू टू राइज, वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू टेक एक्शन, ट्रूडो ने कहा। टुडे आवर नेशनल हैंडगन फ्रीज इज कमिंग इनटू फोर्स, पिछले शुक्रवार को उन्होंने कहा। गौरव जी, ये जो कानून और ये पॉलिसी लाई गई, उसके नीचे पिछले शुक्रवार से लोग कानूनी तौर पर गन खरीद नहीं सकते या गन को ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और को कनाडा में। और गौरव जी, वे इसको, इस तरह के गन हैंडगन्स को यहाँ पर कनाडा में ला नहीं भी सकते। प्रधानमंत्री का कहना है। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर मार्को मेंडिशिनो का कहना है गौरव जी, कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्शन है गन वायलेंस में कनाडा में इन अ जनरेशन। और गौरव जी, ट्रूडो ने ये भी कहा है कि लिबरल सरकार ने बिल सी-21 इंट्रोड्यूस की है, जिससे कि वो गन वायलेंस की सामना कर सके, उसकी ऑफिस से एक स्टेटमेंट में कहा गया गौरव जी। लेकिन गौरव जी, अभी तक जो भी क्राइम रिपोर्ट्स आ रहे हैं और क्राइम रिपोर्ट्स को हम पढ़ रहे हैं, वो उसमें कहीं पर भी अभी तक मैंने ये नहीं पढ़ा कि किसी ने लीगल गन से कोई क्राइम की है। सभी जो भी क्राइम किए गए, जो भी शूटिंग हुई, और ये सब इलीगल गन से हुए, या वो गन जो स्मगल करके कनाडा में लाए गए हैं। तो हाँ, ये गन्स का तो मेरा पूरा विश्वास है कि गन्स की ज़रूरत ही नहीं है इस देश में। तो लीगल गन्स का रोकना एक बात है गौरव जी। इसका मतलब ये नहीं कि गन्स कम हो जाएँगे। जो लीगल गन्स हैं, जिन लोगों के पास लाइसेंस है हैंड गन्स के, वो अपने बंदूक रख सकते हैं। इससे वो केवल वे बंदूक नए हैंड गन्स को खरीद नहीं सकते, ना तो उनके पास जो गन्स है वो बेच सकते हैं गौरव जी। ये फ्रीज़ उस पे लगी। लेकिन जो क्राइम हो रहे हैं, जैसे कि आपने कहा, ये ज्यादातर तो स्मगल गन्स, इलीगल गन से हो रहे हैं। इसका क्या होगा? इस बारे में ना तो प्रधानमंत्री, ना तो उसके सेफ्टी मिनिस्टर मेंडेचिनो ने कुछ कहा गौरव जी। जी, उमिंद्रा जी, आप डेविड कीवी की बात कर रहे थे, तो हमने सबने पिछले दिनों में देखा कि अंजलि उपाध्याय को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अभी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वो रेडिकल ग्रीन्स हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम इससे बच गए? गौरव जी, हमने इस बारे में पहले भी बातचीत की है। मेरा एग्जांपल जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक ग्रुप के हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के हो, चाहे कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, सिविक ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, और कोई उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो पोजीशन, प्रधान का पोजीशन हो, लीडर का पोजीशन हो, खाली हो जाए, तो जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो, अचानक से आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन के उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बनना चाहते हो, तो लोग यही कहेंगे कि आप तो हमेशा से, कई सालों से हमारे खिलाफ है, क्यों आप हमारे पार्टी में आकर और हमारे पार्टी के लीडर बनना चाहते हो? क्यों आप वे लोग, जो लोग दूसरे पार्टी के मेंबर्स हैं, उनको हमारे पार्टी के मेंबर्स बना रहे हो? और ये गौरव जी, केवल एनडीपी की बात नहीं है, बीसी लिबरल्स ने भी यही की है। उन्होंने भी कई लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है जब वे लीडरशिप रेस में शामिल होना चाहते थे, बीसी लिबरल पार्टी के, ये कहते हुए कि ये लोग हमारे पार्टी के हित में नहीं है, या हमारी पार्टी के लीडर बनने लायक नहीं है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया ऐसे ही। अंजलि अपद्राई की बात कुछ और थी गौरव जी। ये ग्रीन्स के साथ है, ग्रीन पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनके साथ कई सालों से हैं। उन्होंने कई बार एनडीपी, बीसी एनडीपी सरकार की जो पॉलिसीज है उनकी निंदा की है, कहते हुए ये ठीक नहीं है। बीसीएनडीपी के जो एनवायरनमेंट पॉलिसीज है, बिजनेस पॉलिसीज, उन सब की वो निंदा की है। और उन्होंने ये साफ भी नहीं किया, अगर वे बीसीएनडीपी के लीडर बन जाती तो क्या वे इस पॉलिसीज को हटा देते? क्या होता पार्टी में? एक तरह का गौरव जी, पार्टी में फुटमत हो जाता, रिबेलियन हो जाता, कि जितने भी एमएलएज हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते। वो अगर एनडीपी की लीडर बन भी जाती, जीत भी जाती, तो उनको सपोर्ट नहीं करते, ये कहते हुए कि जो पॉलिसीज आप ला रही हो वो हमारे पार्टी के खिलाफ है, हमारे पार्टी के
विचार के खिलाफ, हमारी पार्टी के पॉलिसीज के खिलाफ है, तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। वही होगा जो बोरिस जॉनसन के साथ हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, कि सभी एमएलएज एक तरफ होकर उनके ये कह देंगे कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस प्रीमियर। तो यही होता, तो शायद एनडीपी पार्टी ने जो कुछ भी किया, शायद लिबरल पार्टी और एनवायरमेंटलिस्ट इस बारे में शिकायत करेंगे, लेकिन एनडीपी के जो गवर्निंग काउंसिल है गौरव जी, प्रोविंशियल काउंसिल है उनकी, और उनकी जो इलेक्टोरल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है एलिजाबेथ कल, उन्होंने जो कुछ भी किया पार्टी के हित में किया, क्योंकि वे ये नहीं चाहते थे कि किसी ने जो पार्टी के खिलाफ थे वे अब आकर पार्टी के लीडर बन जाए। ये नहीं कि अंजलि अपुदराई एक एमएलए बनना चाहती थी, तो एक एमएलए इतनी ज्यादा और एमएलए में क्या कर लेती, वो ये कहती कि मैंने अपने विचार बदल दिया है, मैं अब एनडीपी के जितनी भी पॉलिसीज है उसमें विश्वास करती हूँ, और मैं अब एनडीपी के साथ होना चाहती हूँ। अगर वो ये कहती और मैं एमएलए बनना चाहती तो शायद बात कुछ और होता, शायद एनडीपी उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन वो तो सीधा लीडर बनना चाहती थी पार्टी की, और लीडर बनने से वो प्रीमियर बन जाती। और जो भी उनकी, अगर आप पीछे जाकर देखो गौरव जी, अंजलि अपुदराई को गूगल करके देखो कि उनकी क्या क्या पॉलिसीज थी, उनकी क्या स्टेटमेंट थी। बीसी एनडीपी सरकार के खिलाफ उन्होंने कई बार स्टेटमेंट्स दी गौरव जी। तो क्या वे एनडीपी के लीडर बनने लायक थे? मेरे ख्याल में तो नहीं। जो कि एनडीपी ने जो कुछ भी किया अपने पार्टी के लिए ठीक किया गौरव जी। वो आप यही विश्वास कर लो कि जैसे कि भूतपूर्व लिबरल पार्टी के लीडर क्रिस्टी क्लार्क अचानक से एनडीपी के लीडर बनना चाहती, तो लोग जरूर सवाल करते हैं कि क्रिस्टी क्लार्क कितने सालों से लिबरल के साथ है, क्यों एनडीपी के लीडर बनना चाहती? इसी तरह अंजलि अपुदराई दूसरे लेफ्ट विंग पर है, एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप के साथ है, और कई बार एनडीपी की निंदा की है। क्यों वे एनडीपी के साथ होना चाहते थे? ये मुझे विश्वास नहीं। मुझे यही मैं समझ सकता हूँ कि अब अंजलि अपुदराई और उनके साथी जो थे एनवायरमेंटलिस्ट गौरव जी, उनका ये विश्वास था कि यही मौका है, हमारे पास तो उतना ताकत तो है ही नहीं, लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे उतना ज्यादा, तो हम यही करेंगे गौरव जी। उनका मेरे ख्याल में यही विश्वास था कि क्यों ना हम सीधे एनडीपी के लीडर बन जाए, और एनडीपी के लीडर बनने के नाते से हम प्रीमियर बन जाएंगे, तो जो भी हम करना चाहेंगे वो करेंगे। जो पाइपलाइन से उसे रोक देंगे, जो फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री है जहाँ पर ये लंबा इंडस्ट्री है, वहां पर ये सब रोक लगा देंगे, जो भी हम करना चाहें कर लेंगे। लेकिन गौरव जी, ये प्रधान का पोस्ट नहीं था, ये प्रीमियर का पोस्ट है, और प्रीमियर जो कुछ भी करना चाहे ब्रिटिश कोलंबिया में या किसी और प्रोविंस में, उन्हें अपने कैबिनेट की जरूर सपोर्ट की जरूरत होगी, एमएलए की सपोर्ट की जरूरत होगी। मेरे ख्याल से कोई भी एमएलए एनडीपी की अंजलि अपुदराई को सपोर्ट नहीं करता, और आप देख लो उनकी जो कैंडिडेचर थी, एप्लीकेशन थी, उसमें किसी भी एमएलए की सपोर्ट नहीं थी। जैसे कि अभी हम ऋषि सोनक की बात कर रहे थे यूनाइटेड किंगडम में, उन्हें 100 से भी ज्यादा 150 एमपीज ने उनको सपोर्ट किया है, सपोर्ट पटिशन में सपोर्ट साइन करके दिया। अंजलि अपुदराई को एक भी एनडीपी एमएलए ने सपोर्ट करने का वादा नहीं किया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है गौरव जी, क्या एनडीपी बच गए? इस दौरान मेरे ख्याल से अब एनडीपी और भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, शायद अपने जो संविधान है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन उनको बदलेंगे, और शायद उसमें वे ये क्लोज ला देंगे कि अगर आप पार्टी के लीडर बनना चाहते हो, तो शायद आप पार्टी में 5 साल से मेंबर बनो, या एमएलए बनना चाहते हो। अभी कई ऐसे लोग हैं गौरव जी जो एमएलए बन गए, जो कभी पार्टी में थे ही नहीं, लेकिन एमएलए बन गए एनडीपी के। शायद वो इस तरह से ये भी कानून लाएंगे कि अगर आप एमएलए बनना चाहते हो एनडीपी के तरफ से, तो आपको एनडीपी में कम से कम 2-3 साल तक कंटिन्यूअसली मेंबर रहना चाहिए। और डेविड ईवी के बात कर रहे थे गौरव जी, तो डेविड ईवी ने पिछले शुक्रवार को ये घोषणा की, हाँ वो इस बात से निराश है कि जिस तरह से ये लीडरशिप रेस एंड हुआ, एंड गेम हुआ, वो उससे वो खुश नहीं, यानी कि एक कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। डेविड ईवी का ये विश्वास था कि अगर कैंडिडेट्स सही तौर पे एनडीपी के पॉलिसीज में विश्वास करते और एनडीपी में शामिल होते, तो एक तरफ से वे दोनों रईस होता, लोगों को, मेंबर्स को मौका मिलता कि वे उनको चुने जिनको वे पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और अंजलि अपुदराई को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर भी उन्होंने ये कहा है, ये वादा किया कि वे एनवायरमेंटलिस्ट जो ग्रीन पार्टी छोड़कर और पार्टी छोड़कर एनडीपी में शामिल हो गए थे अंजलि अपुदराई को सपोर्ट करने के लिए, उनकी
बात सुनने के लिए वे तैयार है, उनको सुनने के लिए वे तैयार है, उनको मिलने के लिए तैयार है और वे पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वे एनडीपी छोड़ के जाए नहीं, उनको वे इसी पार्टी में रखें और इस पार्टी का एक हिस्सा बना लें। साथ-साथ में उन्होंने ये भी घोषणा की है गौरव जी, ये कि छोटे-छोटे जो क्राइम्स हो रहे हैं हमारे ज़्यादातर वैनकूवर में तथा और भी शहरों में, उनको वे रोकने की कोशिश करेंगे। वे कुछ पॉलिसीज़ लाएँगे जिससे कि गौरव जी वे लोग जो शायद रोज़ाना जिसे रिपीट ऑफेंडर्स कहा जाता है, जैसे ही उन्हें जेल से या कस्टडी से छोड़ा जाता है, वो जाकर कुछ और क्राइम करते हैं, फिर उन्हें पकड़ के लाया जाता है, फिर उन्हें जजेस छोड़ देते हैं। इसमें कुछ वे रद्द-बदल लाने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम रहे कि डेविड ईवी पहले लॉयर थे गौरव जी और फिर वो मिनिस्टर फॉर हाउसिंग भी थे और अटॉर्नी जनरल भी थे गौरव जी। अंजलि अपुदराई की आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि डेविड ईवी भी पहले एनडीपी का मेंबर नहीं था, बहुत सालों तक बाद वो एनडीपी के मेंबर बने गौरव जी। पहले वे एक लॉयर थे, माफ करना, पिवट लीगल सोसाइटी में और फिर वे एक सिटी काउंसिल वैंकूवर सिटी काउंसिल में एक कैंडिडेट थे, मेरे ख्याल से शायद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। फिर उसके बाद ही उन्होंने वे एनडीपी में शामिल हुए, एनडीपी को सपोर्ट किया, फिर एनडीपी के वे एमएलए बने गौरव जी। वेस्ट वैंकूवर जो सीट कभी एनडीपी ने जीता नहीं था, वहाँ पर वे कैंडिडेट बनकर वे सीट जीते और तब से वे एनडीपी के साथ है गौरव जी, ऑपोजिशन में भी थे, सरकार में भी थे। तो इस तरह से अगर आप एनडीपी में थे नहीं या लिबरल पार्टी में नहीं थे, तो पार्टी में शामिल होकर पार्टी में काम करके एमएलए की इलेक्शन जीत के या एमपी की इलेक्शन जीत के ये आप दिखा सकते हैं कि आप पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि आप एनवायरनमेंटलिस्ट के साथ हो, पार्टी के खिलाफ हो और अचानक से ये कहते हो कि मैं पार्टी का लीडर बनना चाहती हूँ। जी। उमेंद्रा जी, क्यूबेक से बार-बार खबर आती है, कई बार तो कोई ब्यूरोक्रेट होता है, अभी पॉलिटिशियंस हैं जो किंग की सौगंध ओथ लेने से इनकार कर रहे हैं, तो ये मसला क्या है? ये बार-बार रिपीट वहाँ पर क्यों होता है? गौरव जी वो इसलिए क्योंकि क्यूबेक में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि उन्हें जो रॉयल्टी है, चाहे पहले महारानी एलिजाबेथ थी, अब उनके बेटे महाराजा किंग चार्ल्स है, उन्हें शपथ नहीं, अपनी लॉयल्टी नहीं देने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि वे आजाद देश में रहते हैं, यानी कि कनाडा एक आजाद देश है और आज़ाद देश के लोगों को, पॉलिटिशियंस को किसी दूसरे देश जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के जो महाराज है, उनको लॉयल्टी की कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये वो कह रहे हैं गौरव जी। और अभी ऐसा विश्वास किया जाता है कि अभी हाल में हुए क्यूबेक में जो इलेक्शन हुई है, उन इलेक्शन में 14 चुने गए जो एमएलएज़ हैं, वे ये कसम खाने से इनकार कर रहे हैं कि वे जो किंग हैं, किंग चार्ल्स हैं, उनके वे कसम खाने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है वे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन पे कसम खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किंग चार्ल्स के कसम खाने से वो इनकार कर रहे हैं। और इसलिए गौरव जी वे लिम्बो में, यानी कि उन जब तक वे कसम खाएँगे नहीं तब तक वे एमएलए का सीट ले नहीं सकते, लेकिन वे कसम खाने से इनकार कर रहे हैं गौरव जी। और उनका कहना है ज़्यादातर जैसे कि आपको मालूम है वैसे ही क्यूबेक जो है वो पहले भी क्यूबेक में ये आज़ादी की हवा, इंडिपेंडेंस की हवा पहले से भी वहाँ पे चल रही थी और अब ये एक नया मसला आ गया है गौरव जी कि ये पॉलिटिशियंस जो इलेक्ट होते हैं उनको कसम खानी पड़ती है, ओथ लेना, शपथ लेना पड़ता है, ओथ लेना पड़ता है और इस ओथ के दौरान उन्हें ये कहना पड़ता है, ये शपथ लेनी पड़ती है कि वे महाराज से किंग चार्ल्स से के लॉयल हैं, यानी कि उनके खिलाफ वे कुछ ना कहेंगे, ना कुछ करेंगे। लेकिन गौरव और सदा ही वे उस उनके नीचे यानी किंग के नीचे रहकर काम करेंगे और वे ये शपथ लेने से इनकार कर रहे हैं। तो यही मामला है, आगे चल के क्या होगा ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है गौरव जी, कभी कनाडा में ऐसा हुआ नहीं। हाँ, लोग रॉयल फैमिली के खिलाफ, क्वीन एलिजाबेथ के खिलाफ, किंग चार्ल्स के खिलाफ वो स्टेटमेंट्स दिए हैं और ये कहे हैं कि हमें किंग चार्ल्स की या रॉयल फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, रॉयल फैमिली की ज़रूरत नहीं। लेकिन गौरव जी हमेशा इलेक्शन के बाद जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वे सिविक हो, चाहे वे एमएलएज़ हो, प्रोविंशियल या फेडरल एमपीज़ हो, उन्होंने सदा ये कसम रॉयल फैमिली की कसम खाई है और अब ये जो 14 एमएलएज़ है क्यूबेक में ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। तो आगे चल के क्या होगा? क्या वे डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं? ये एक लीगल सवाल है गौरव जी। देखना ये है कि क्या होगा क्या आगे चलकर
और मेरे ख्याल में शायद ये आगे चल के बहुत ही बड़ा मसला बन जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मसला बन जाए। अगर इनमें से इन 14 एमएलएज़ में से किसी ने भी शपथ लेने से इनकार कर दिया, तो क्या वे ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे या नहीं? इस बारे में अभी ना तो क्यूबेक की सरकार, ना तो कनाडा सरकार ने कुछ कहा है, गौरव। जी। उमेंद्रा जी, सरी के एक घर में गोलीबारी की घटना हमने पिछले बुधवार देखी थी। उनके गैराज में और खिड़कियों में गोलियां चलाई गई थी। तो अभी खबर आ रही है कि उसके जो मालिक हैं वो कह रहे हैं भाई गोली चलाने वालों से कि आपने गलत घर चूज कर लिया। हाँ जी, उनका कहना है कि हम तो एक ऑर्डिनरी सोखा फैमिली है, परिवार है कि हम यहाँ पर सोखा ही हमारे परिवार जो कुछ हम करते हैं आउट ऑफ ऑर्डिनरी, वो ये है कि हम सोखा ही खेलते हैं। हमारे बच्चे सोखा खेलते हैं। वी आर अ बोरिंग सोखा फैमिली, इस आदमी ने कहा, गौरव जी। और वो बहुत ही शॉक्ड है कि उनके घर पर इस तरह से गोली चली। शॉन क्रॉफर्ड, गौरव जी, उनका कहना है कि वे और उनके परिवार अभी भी बहुत बड़े शॉक में हैं, जबकि उनके घर के ऊपर गोली चलाई गई पिछले वीकेंड को, गौरव जी। उनका कहना है कि सभी लोग घर में थे और सो रहे थे। वे, उनके पत्नी और 3 बच्चे तथा उनके 91 ईयर ओल्ड माता जी, वो सभी उनके घर में थे। 127 स्ट्रीट और 27 ए एवेन्यू साउथ सरी में, गौरव जी। शनिवार के मिडनाइट के पास, माफ करना, शनिवार नहीं, वेडनेसडे मिडनाइट को, गौरव जी, पिछले हफ्ते वेडनेसडे मिडनाइट को जब गोली चली, और उन्होंने कहा कि वो अचानक से जगह, जबकि उनकी घर के ऊपर कई गोलियां चलाई गई, और जब वो बाहर जाकर देखे तो उनके जो फ्रंट में जो दीवार था वहां पर कई बुलेट होल्स थे। विंडोज टूट गए थे, गौरव जी। गराज के विंडो, गराज डोर्स में भी गोली लगी थी, गार्बेज कैंस में भी गोली लगी थी। और वो एक मैसेज देना चाहते हैं गैंगस्टर्स को, या जिन्होंने भी गोली चलाई, कि भाई आपने गलत घर पे गोली चलाई। अगर आप देखो, आप किसको ढूंढ रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको गलत घर, रोंग हाउस मिल गया है। हम तो एक बोरिंग सोका फैमिली है, क्रॉफर्ड ने कहा। हर शनिवार को हम बच्चों को आ, सोका ले जाते हैं खिलाने, और तो कुछ और एक्साइटिंग हमारे में ज़िंदगी में है ही नहीं। सबसे एक्साइटिंग जो हमारी ज़िंदगी में है, हर हफ्ते शनिवार को बच्चों का सोका जाना। तो हमारे घर पे क्यों गोली चल रही है, करो जी? उन्होंने कहा कि फ़ॉर्च्यूनेटली किसी को तो गोली लगी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बहुत ही स्केरी एपिसोड था उनके फैमिली के लिए। और वो ये लोगों को, या गैंगस्टर्स को, या जिसने भी गोली चले, उनको ये अम, बतलाना चाहते हैं कि आपने तो गलत घर पे गोली चली। और सरी आरसीएमपी, गौरव जी, इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही कि क्या हो रहा है, कैसे हुआ, इस बारे में। सरी आरसीएमपी जो होम सीसीटीवी कैमरास है, उनको देख रही है कि किसने गोली चली। लेकिन गौरव जी, मेरे ख्याल में सरी आरसीएमपी या सरी पुलिस सर्विस या कोई भी पुलिस सर्विस इस बारे में कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे जो कानून है उनके नीचे बहुत कम है, पुलिस के जो हाथ है वो बंधे हुए हैं। इस तरह से जो गोली चलाई गई यहाँ पर, गौरव जी, इसका मतलब ये हुआ कि किसी के घर पर भी, सरी हो या वैंकूवर हो या मेट्रो वैंकूवर में, किसी के घर पर भी गोली चल सकती है। चाहे आप जितने भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, लेकिन गैंगस्टर्स आपके घर पे गोली चलाकर चले जाएंगे। ना तो पुलिस कुछ कर पाएगी, ना आरसीएमपी कुछ कर पाएगी, ना तो हमारे पॉलिटिशियंस इस बारे में कुछ कहेंगे, गौरव जी। आपको मालूम हो, शायद 1 साल हुए हो या 18 महीने हुए हो, यहाँ पर डेल्टा मॉल में भी इसी तरह से दिन दुपहरे यहाँ पर गोलियां चली थी। डेल्टा की पुलिस ने कुछ भी नहीं किया उस बारे में। डेल्टा के जो मेयर है, उन्होंने एक शब्द भी इस बारे में नहीं कहा, मेयर हावी ने। और एक बार फिर से वो इलेक्ट हो गए। तो गोली चलना यहाँ पर अब, आपके घर पे गोली चलना सरी, डेल्टा और मेट्रो वैंकूवर में अब एक आम बात हो गई है, गौरव जी। जी। उमेदा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।